रात के करीब 12 बजे समुद्र से 3 जलपरियां बाहर निकली और वहाँ से भागने लगी। उनके पीछे काली परी भी उड़ रही थी। जल्दी जल्दी चलो, हमें अपनी ये जादुई छड़ी उस काली परी से छुपानी होगी, वरना इस दुनिया का सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन वो काली परी तो हमारे पीछे ही पड़ गई है, आखिर हम चले भी तो चले कहाँ? ऐसा करते हैं, इस घने जंगल के अंदर घुस जाते हैं। इसमें कोई गुफा होगी, उसी गुफा में हम लोग चले जाएंगे। तीनों उस काली परी को चकमा देकर जंगल के अंदर किसी गुफा में घुस गई और काली परी उन्हें नहीं देख पाई। ये तीनों कहाँ चली गई? खुद को जादुई जलपरियां कहती है और मुझसे डर गई। मुझे किसी भी कीमत पर उनकी जादुई छड़ी चुरानी होगी और उसके बाद मैं इस पूरे संसार पर राज करूंगी, सबको अपना गुलाम बना लूंगी। काली परी उन्हें इधर उधर आसमान में ढूंढती रही, पर वो कहीं नहीं मिली। दूसरी तरफ तीनों जलपरियां एक गुफा के अंदर छुपी हुई थीं। हम लोग ज्यादा देर तक उस काली परी से नहीं छुप सकते, वो हमें किसी न किसी तरह ढूंढ ही निकालेगी। ऐसा करते हैं, हम इस जादुई छड़ी को एक बच्ची के रूप में बदल देते हैं। हाँ, ये सही रहेगा बहन। तीनों चुपके से बाहर निकली। बाहर निकलकर तीनों ने उस जादुई छड़ी को जमीन पर रखा और अपने जादू से उसे एक छोटी सी प्यारी बच्ची बना दिया। तभी अचानक आसमान में काली परी उन्हें चमकती हुई दिखाई दी। जल्दी भागो, मुझे लगता है काली परी हमारे पास बस पहुंचने वाली है। तीनों जलपरियां उस बच्ची को छोड़कर वहाँ से भाग गयी। थोड़ी दूर पर एक नदी थी और नदी के अंदर ही वो तीनों समा गयीं। काली परी फिर से उन्हें नहीं देख पाई। अभी तो ये तीनों यही कहीं भटक रही थी, अचानक कहाँ चली गई? आखिर कब तक बचोगे तुम तीनों मुझसे? मैं तुम तीनों से जादुई छड़ी हासिल करके रहूंगी। काली है मेरा नाम, काली। मैं किसी को भी नहीं बख्शने वाली। वो छोटी सी बच्ची उसी जंगल में पड़ी रही। सुबह सुबह एक गरीब किसान वहाँ लकड़ी काटने आया तो उसकी नजर उस बच्ची पर पड़ी। अरे कितनी प्यारी बच्ची है ये। कौन इतनी प्यारी बच्ची को यहाँ छोड़कर चला गया? जब पाल नहीं सकते तो पता नहीं पैदा ही क्यों कर लेते हैं। धीरज ने उस बच्ची को अपनी गोद में ले लिया। गोद में आते ही वो बच्ची मुस्कुराने लगी। कितनी प्यारी मुस्कुराहट है इसकी। इसकी मुस्कुराहट से तो मैं अपने सारे दुख दर्द भूल गया। मैं इसे सुजाता के पास लेकर जाता हूँ, वो बहुत खुश हो जाएगी। धीरज अपना सारा काम धंधा छोड़कर उस बच्ची को अपनी झोपड़ी के अंदर ले आया। तभी उसकी पत्नी गुस्से से बोली, ये किसकी बच्ची उठा लाए तुम? बच्चा चोर बन गए हो क्या तुम बच्चे की चाह में? सुजाता, हमारी कोई संतान नहीं है। इस बात का असर तुम्हारे दिमाग पर हो गया है। कैसी पागलों वाली बातें कर रही हो। ये बच्ची मुझे जंगल में पड़ी मिली, ना जाने कौन छोड़ गया था इसे। अच्छा, कितनी प्यारी बच्ची है ये। लाओ मुझे दो मेरी बेटी को। सुजाता ने उसे अपनी गोद में ले लिया। दोनों पति पत्नी उस बच्ची के साथ खेलने लगे। वो बच्ची भी बहुत खुश थी। कहते हैं ऊपर वाला जब देता है तब छप्पर फाड़ कर देता है। ये तो बिल्कुल परी लग रही है। इसकी आंखें तो देखो कितनी सुंदर है। हाँ सुजाता, मुझे भी कुछ अजीब लग रहा है। एक अनजान आदमी की गोद में आकर इस बच्ची को रोना चाहिए। पता नहीं ये बेचारी वहाँ अकेले जंगल में पड़ी थी, लेकिन फिर भी मुस्कुरा रही थी। मुझे तो लगता है ये किसी परी की संतान है। किसी की भी संतान हो, आज से ये हमारी संतान है। अगर इतनी ही फिक्र थी तो इसे छोड़कर क्यों जाती? ऐसे ही बहुत समय बीत जाता है। फिर एक रोज वो तीनों जादुई जलपरियां धीरज के घर के ऊपर से गुजर रही थी।
तभी अचानक उनकी नजर उस बच्ची पर पड़ी। वो देखो, हमारी जादुई छड़ी उन दोनों के पास है। चलो इनसे हम अपनी जादुई छड़ी छीन लेते हैं। इसको ये लोग बच्ची समझकर प्यार कर रहे हैं, ये गलत है। तीनों जल परियां नीचे की तरफ उतरने लगी। तभी अचानक उनके बिल्कुल सामने काली परी आ गई। तीनों जल परियां डर जाती हैं। तभी काली परी बोली, बहुत सालों बाद मिली हो, लेकिन आज मैं तुम तीनों को छोड़ूंगी नहीं। जल्दी से बताओ तुम्हारी जादुई छड़ी कहाँ पर है। तीनों जल परियों ने एक दूसरे की तरफ देखा और अचानक वो वहाँ से भागने लगी। काली परी भी उनके पीछे पीछे भागने लगी। भागते भागते तीनों फिर से नदी के अंदर चली गयीं। ये तीनों जल परी होने का कुछ ज्यादा ही फायदा उठाती हैं। जब देखो तब नदी के अंदर घुस जाती हैं। मैं नदी के अंदर जा नहीं सकती। मैं ठहरी आसमान की परी, लेकिन कब तक बचेंगी ये? जल्द ही मेरे हाथ लगेंगी ये। ऐसे ही समय बीतता गया और वो बच्ची 5 साल की हो गई। धीरज और सुजाता ने उसका नाम सोनी रख दिया। ऐसे ही समय बीत रहा था। फिर एक दिन दोनों अपने दुख दर्द की बातें कर रहे थे। सुजाता, हम दूसरों के खेतों में काम करते हैं, फिर भी उतना नहीं कमा पाते कि अपनी बेटी को पढ़ा लिखा सके। हमारे पास तो खाने के भी लाले पड़े रहते हैं। अब दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी सफलता नहीं मिलती। हमें क्या करना चाहिए? दोनों बातें कर ही रहे थे कि सोनी ने उन लोगों की सारी बातें सुन ली। सोनी बेटा, तुम जाकर बाहर खेलो। मैं तुम्हारे पापा से कुछ बातें कर रही हूँ। मुझे पता है आप दोनों क्या बातें कर रहे हो। माँ, पिताजी, आप दोनों को मेरे रहते फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। देखते ही देखते सोनी की आँखों से एक पीले रंग की रोशनी बाहर निकलने लगी। उसकी आँखों से सोने के सिक्के झड़ने लगे। देखते ही देखते उनका घर एक आलीशान महल बन गया। उनके घर में ढेर सारा धन इकट्ठा हो गया। दोनों के कपड़े किसी राजा रानी की तरह बन गए। सुजाता और धीरज के गले में सोने चांदी के आभूषण आ गए। ये देखकर दोनों बहुत हैरान हुए। ये सब क्या है? ये सब क्या हो गया? इतने सारे सोने के सिक्के। मुझे तो पहले ही लगा था कि हमारी बेटी साधारण नहीं है। हमें अपनी बेटी को छुपा कर रखना होगा, वरना किसी गलत हाथों में ये लग गई तो लोग इसका गलत फायदा उठाएंगे। बेटी, तू हमें छोड़कर कभी जाएगी तो नहीं ना? पापा, मैंने जब से होश संभाला है आप दोनों को ही अपने माता पिता के रूप में देखा है, इसलिए आप लोग परेशान मत होइए। आप दोनों ही मेरे माँ बाप हैं। आपको छोड़कर मैं कहीं नहीं जाने वाली, लेकिन आज के बाद आपकी सारी समस्याएं खत्म। उन लोगों की ये सब बातें आसमान से काली परी ने सुन ली। उसे उन पर शक हुआ। ये बच्ची किसी इंसान की बच्ची तो लगती नहीं है। जरूर कोई न कोई झोल है। पता तो करना ही होगा। काली परी नदी के किनारे एक पेड़ पर छुपकर बैठ गई। रात में तीनों जल परियां नदी से बाहर निकली। अच्छा हुआ हमने अपनी जादुई छड़ी को एक इंसान की बच्ची के रूप में बदल दिया था, जो कि अब उस किसान के पास पूरी तरह सुरक्षित है। हाँ, लेकिन बहुत दिनों से हमें काली परी कहीं नहीं दिखाई दी। चलो चलकर उस बच्ची को फिर से अपनी जादुई छड़ी के रूप में बदल देते हैं और अपने पास ले आते हैं। सही कह रही हो बहन। तीनों जल परियां उड़ते हुए उसी किसान के घर आ पहुँची और उनका दरवाजा खटखटाने लगी। वो घर अब एक आलीशान महल था। आप तीनों तो देखने में जल परी लग रही हैं। हाँ, हम तीनों जल परियां हैं। जिसको तुम अपनी बेटी समझ रहे हो वो हमारी जादुई छड़ी है।
हमने अपने जादू से उसे इंसानी बच्ची बना दिया था क्योंकि उसे खतरा था। अब हम उसे लेने आए हैं। देखिए, मुझे नहीं पता कि आपने अपनी जादुई छड़ी से इस बच्ची को बनाया या कैसे बनाया, लेकिन अब ये हमारी बेटी है। आप इसे नहीं ले जा सकती। चाहो तो ये राजमहल, धन दौलत सब कुछ छीन लो, लेकिन हमारी बेटी को हमसे अलग मत करो। सोनी, ये दोनों तुम्हारे माँ बाप नहीं है, बल्कि हम तीनों तुम्हारी माँ हैं। दरअसल तुम एक जादुई छड़ी हो। तुम्हें अपने पुराने रूप में वापस आना होगा और हमारे साथ चलना होगा। तीनों जल परियां ऐसा बोल ही रही थी कि इतने में पीछा करते करते वहाँ पर काली परी पहुँच गई। जिसका मुझे सालों से इंतजार था वो आज मिल ही गई। सोनी बेटा, आज के बाद तुम मेरे साथ रहोगी, फिर मैं पूरी दुनिया पर कब्जा कर लूंगी। अच्छा, पहले तुम सब लोग आपस में ही फैसला कर लो कि मुझे किसके साथ रहना है और किसके साथ नहीं। कोई मुझसे भी तो पूछ लो। तुम्हारी अब यहाँ एक नहीं चलने वाली बेटी। देखो मेरा कमाल। काली परी ने अपने जादू से धीरज की बेटी सोनी को चारों तरफ से रस्सी से बांध दिया। शायद तुम भूल गई, जो जादू तुम यहाँ दिखा रही हो उसी जादू में मैं अपनी जिंदगी बिता रही हूँ। मैं खुद एक जादुई छड़ी हूँ। अब तुम देखो मेरा कमाल। सोनी ने जादू से सबसे पहले खुद को आजाद किया और उसके बाद काली परी को बंदी बना दिया। रुको रुको, ये तो कुछ भी नहीं है। अब मैं तुम्हें इस अस्तित्व से ही गायब कर देती हूँ। बहुत परेशान कर रखा है तुमने सबको। इसके बाद सोनी ने अपने मुंह से एक फूंक मारी, जिससे काली परी धुआं बनकर गायब हो गई। जो काम आज तक हम जल परियां नहीं कर पाई, वो काम तुमने अभी कर दिया बेटा। अब मजबूरन हमें तुम्हें फिर से अपनी जादुई छड़ी बनाकर अपने साथ ले जाना होगा। मैं अपने माँ बाप को छोड़कर नहीं जा सकती। फिर सोनी ने जादू से एक जादुई छड़ी प्रकट की और उन तीनों जल परियों को दे दिया। ये लो अपनी जादुई छड़ी। अब मैं एक साधारण लड़की बन गई हूँ। ठीक है बेटा, अब तुम इनके साथ रह सकती हो। ये कहानी निशा नाम की एक लड़की की है। निशा जब 5 साल की थी तभी वो अपने माता पिता के साथ एक मेले में घूमने गई हुई थी, लेकिन मेले में भीड़ ज्यादा होने की वजह से निशा का हाथ अपने माता पिता से छूट जाता है और वो एक दुकान के सामने खड़ी होकर जोर जोर से रोने लगती है। उसी समय पल्लवी नाम की एक चालाक और लालची किस्म की औरत की नजर निशा पर पड़ती है और वो उसे अपनी बातों में बहला फुसलाकर अपने गांव ले आती है। लेकिन शुरू में तो पल्लवी निशा के साथ बहुत अच्छे से व्यवहार किया करती थी, पर जैसे जैसे निशा बड़ी होती गई तो पल्लवी उसके साथ बुरा व्यवहार करना शुरू कर देती है और उसे अपने घर का सारा काम करवाती है और बदले में उसे पेट भर खाना भी नहीं देती है। साथ ही छोटी छोटी बात पर उसे बहुत मारती पीटती भी है। ऐसे ही आज भी। अरे निशा, कहाँ मर गई? जल्दी बाहर आ। क्या हुआ आंटी, कोई काम था क्या? अरे मैंने तुझसे कहा था ना मेरे सारे गंदे कपड़े धो देना, लेकिन तू यहाँ मेरे कपड़े धोने की बजाय अपने कमरे में बैठकर आराम फरमा रही थी। नहीं आंटी, वो खाना बनाते समय मेरा हाथ जल गया था, बस उसी पर दवाई लगाने के लिए कमरे में गई थी। अरे हाथ जला ही तो है, टूटा तो नहीं। तुझे तो बस काम न करने का बहाना चाहिए। रुक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। इतना कहकर पल्लवी निशा को बहुत मारती है। आंटी छोड़ दीजिए आंटी, मुझे मत मारिए। मैं अभी जाकर आपके सारे कपड़े धो देती हूँ, प्लीज आंटी। अब आई ना तेरी अकल ठिकाने पर। जब तक 2-3 जूते नहीं खा लेती तब तक तेरा काम में मन ही नहीं लगता। उसी समय पल्लवी का पति प्रणव वहाँ पर आता है और कहता है, अरे पल्लवी, बस भी करो। ऐसे किसी लावारिस बच्ची को इस तरह मारना अच्छी बात नहीं है। वैसे भी तुम पहले ही से उसके गांव से उठाकर लाने की गलती कर चुकी हो।
लेकिन अब इसे इस तरह से परेशान करके अपनी गलतियों का घड़ा और मत भरो, क्योंकि किसी दिन इसके माता पिता को इसके बारे में पता चल गया ना, तो पता नहीं वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे। अरे तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो, जब भी बोलते हो मनहूस ही बोलते हो। इसलिए जाओ और चुपचाप से खाना खा लो, और तू जाकर जल्दी से सारे कपड़े धो, वरना आज पूरे दिन तुझे खाना नहीं मिलेगा, समझी? पल्लवी हमेशा निशा पर इसी तरह अत्याचार किया करती थी। उसे ना तो पेट भर खाना देती थी, बल्कि उसे बात बात पर बहुत मारा करती थी। इसलिए निशा हमेशा अपने माता पिता को याद करके रोया करती थी। माँ, पिताजी, आप लोग कहाँ हैं? मुझे आप लोगों की बहुत याद आती है। प्लीज मुझे यहाँ से आजाद करवाइए। आंटी मुझे बहुत मारती है और मुझसे घर का सारा काम भी करवाती है। तभी वहाँ पर पल्लवी आ जाती है और कहती है, अरे बंद कर अपना ये रोना धोना और काम पर ध्यान दे। जल्दी से सारे घर की सफाई कर और फिर बाजार जाकर सब्जियाँ ले आ। आंटी, हाथ में बहुत जलन हो रही है, इसलिए काम करने में बहुत तकलीफ हो रही है, तो मैं इतनी जल्दी जल्दी साफ सफाई कैसे कर पाऊंगी? क्यों? खाना खाने के लिए तो बड़े जल्दी जल्दी हाथ चलते हैं तेरे, और काम करने के लिए कह दो तो महारानी के हाथों में दर्द हो जाता है। इसलिए अब जल्दी से काम खत्म कर और बाजार जा, वरना फिर से मुझे अपना डंडा उठाना पड़ेगा। नहीं आंटी, मैं कर रही हूँ। इतना कहकर निशा हाथों में चोट होने के बावजूद भी सारे घर की सफाई करती है और फिर सब्जियाँ लेने बाजार भी जाती है। लेकिन बाजार से वापस आते समय रास्ते में एक नदी पड़ती है और उसी नदी के सामने अचानक से निशा का सब्जियों का थैला फट जाता है और सारी सब्जियां नदी में गिरकर बह जाती हैं। ये देखकर निशा बहुत घबरा जाती है और कहती है, हे ऊपर वाले, ये क्या हो गया? अब मैं घर कैसे जाऊंगी? आंटी तो मुझे बहुत मारेंगी क्योंकि सारी सब्जियां तो नदी में गिर गई। अब ऐसे मैं घर वापस कैसे जा पाऊंगी? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हे ऊपर वाले, अब आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाइए। इतना कहकर निशा नदी के किनारे बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है और जब उस आवाज को सुनकर निशा नदी में ध्यान से देखती है तो उसे नदी के अंदर एक जल परी दिखाई देती है जो मछुआरों के लगाए जाल में फंसी होती है। प्लीज मेरी मदद करो, वरना वो मछुआरा मुझे अपने जाल में फंसाकर ले जाएगा और मुझे महंगे दाम में बाजार में बेच देगा। इसलिए प्लीज मुझे बचा लो, मैं अपने परिवार को छोड़कर नहीं जाना चाहती। प्लीज मेरी मदद करो। अरे आप कौन हैं? आप चिंता मत करिए, मैं अभी आपकी मदद करती हूँ। इतना कहकर निशा मछुआरों के लगाए जाल को बीच में से काट देती है, जिससे वो जल परी आजाद हो जाती है। फिर जल परी निशा से कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया निशा, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। अरे आपको मेरा नाम कैसे पता? मैंने तो अभी तक आपको अपना नाम ही नहीं बताया। निशा, मैं एक जादुई जल परी हूँ और मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ। अच्छा, अगर आप एक जादुई जल परी हैं, तो आप इस तरह से मुझसे मदद क्यों मांग रही थी? क्योंकि निशा, मैं अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल अपने ऊपर नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे ये शक्तियाँ दूसरों की मदद करने के लिए मिली है। क्योंकि आज तुम्हारी वजह से मेरी जान बच पाई है, तो अब मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तो बताओ, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? जल परी जी, मुझे तो बस अपने माता पिता के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। पता नहीं वो लोग कैसे होंगे, मुझे बस अपने माता पिता से मिलवा दीजिए जल परी जी। तुम चिंता मत करो निशा, तुम अपने माता पिता से जरूर मिलोगी। इसलिए जैसा मैं कहती हूँ बस वैसा करो। तुम अपनी आंटी को किसी न किसी बहाने से फिर से उसी मेले में ले जाने के लिए कहो, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे माता पिता उसी मेले में मिलेंगे और वो लोग भी तुम्हारा बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। इतना कहकर जल परी अपनी जादुई शक्तियों से निशा की सब्जियां वापस ले आती है, जिसे लेकर निशा अपने घर वापस चली जाती है और जल परी के कहे अनुसार वो पल्लवी से कहती है,
आंटी, आपको पता है जिस मेले से आप मुझे उठाकर लाई थी ना, उसी मेले के अंदर एक खजाना गड़ा हुआ है। मुझे कल एक परी मिली थी और उसी ने मुझे ये सब बताया है। इसलिए मुझे तो लगता है हमें एक बार चलकर देख लेना चाहिए। क्या तू सच कह रही है? लेकिन ये बात तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? आंटी, मैं आपको बताना चाहती थी लेकिन काम की वजह से ध्यान ही नहीं रहा। इसलिए हमें देर नहीं करनी चाहिए, वरना अगर वो खजाना किसी और के हाथ लग गया तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, तू बिल्कुल सही कह रही है। हम लोग अभी तेरे गांव चलते हैं। सुनिए जी, जल्दी से तैयार हो जाइए, हमें अभी इसके गांव चलना होगा। अरे अब तुम भी क्या इस बच्ची की बातों में आ रही हो? अरे तुम तो चुप ही रहो जी, एक बार चलकर देखने में क्या ही हर्ज है। और अगर कहीं ये बात सच हुई तो सोचो हम लोग कितने माला माल हो जाएंगे। इतना कहकर पल्लवी अपने पति और निशा को लेकर उसके गांव चली जाती है। और उस दिन भी वही मेला लगा हुआ था जिस मेले से निशा गायब हुई थी। आंटी, चलो ना अंदर चलकर देखते हैं। हाँ, जल्दी चलो, वरना वो खजाना किसी और के हाथ लग जाएगा। इतना कहकर निशा जैसे ही मेले के अंदर जाती है, वैसे ही उसके सामने उसके माता पिता खड़े दिखाई देती हैं। और जैसे ही उसके माता पिता उसे देखते हैं तो उनकी आंखों से आंसू छलक उठता है, क्योंकि वो भी इतने सालों से अपनी बेटी का इंतजार कर रहे होती हैं। इसलिए जैसे ही निशा उन्हें दिखती है, वैसे ही वो भागकर उनके गले लग जाती है। और ये सब देखकर पल्लवी के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। माँ, पिताजी, आप लोग कहाँ थे? आपको पता है मैंने आप लोगों को कितना याद किया और ये औरत मुझे अपनी बातों में बहला फुसलाकर अपने घर ले गई और मुझ पर बहुत अत्याचार किया। माँ, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, तेरी माँ तेरा ख्याल नहीं रख पाई। तुझे ढूंढने के लिए ना जाने कहाँ कहाँ भटकती रही, लेकिन तेरा कोई भी अता पता नहीं चला मेरी बेटी। लेकिन कल रात सपनों में एक जलपरी ने आकर मुझे तेरे बारे में बताया, बस इसीलिए हम इस मेले में चले आए। उस जलपरी का लाख लाख शुक्र है जिसने हमें हमारी बच्ची से मिलवा दिया। इसका मतलब ये सब तेरी एक चाल थी। तू मुझे यहाँ बेवकूफ बनाकर लाई है। रुक जा, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। बच्चों तो तुम नहीं, तुमने एक माँ बाप से उसके बच्चे को अलग करने का पाप किया है। इसके लिए तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। इंस्पेक्टर साहब, पकड़ लीजिए इस औरत को। इसने ही मेरी बच्ची के ऊपर बहुत अत्याचार किया है। इससे इसके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। और इस तरह पल्लवी को पुलिस पकड़कर ले जाती है और उसे जेल में बंद कर देती है। और उस जादुई जलपरी की मदद से निशा को अपने माता पिता वापस मिल जाते हैं और वहीं पल्लवी को उसके किए की सजा मिल जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।